हम्म देखिए बच्चों, इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये 11th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और 11th क्लास में पी ब्लॉक में हम लोग को दो फैमिली पढ़नी है ना, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली। ठीक है। बोरॉन फैमिली आपके ग्रुप 13 के मेंबर्स होते हैं, और जो कार्बन फैमिली होते हैं वो कार्बन फैमिली आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का मेंबर है। ठीक है। तो आपके 11th क्लास में ये दो फैमिली हम लोग को पढ़नी होती है, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। वैसे पी ब्लॉक में टोटल कितनी फैमिलीज होती हैं? सर पी 5 ब्लॉक में टोटल 6 फैमिली होती है। 6। ग्रुप नंबर, हाँ, 13 से लेकर 18 तक टोटल 6 फैमिली होती है, जिसमें 11th क्लास में दो फैमिली हम लोग के सिलेबस में है, बोरॉन एंड कार्बन। और बची जो 4 फैमिलीज है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। तो ये आप हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके 12th क्लास के सिलेबस में है। ये हम लोग 12th क्लास में भी पी ब्लॉक करके एक चैप्टर है, उसमें हम लोग ये कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को पी ब्लॉक में बोरॉन कार्बन फैमिली की जो प्रॉपर्टीज हैं, इन एलिमेंट्स की जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। ठीक है। है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जो पूछे आते हैं वो हर तरह के पूछे आते हैं। कई बार फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, अगर आपको सबसे पहले तो इनके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो 13 ग्रुप में आपके टोटल जो एलिमेंट है वो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है बोरॉन फैमिली में, बोरॉन। ठीक है। फिर आपका एल्युमिनियम, फिर गैलियम, देन इंडियम एंड थैलियम। ठीक है। तो ये आपके टोटल देखा जाए तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है। और इनके सबके नेम आपको पता ही है। बी फॉर बोरॉन हो गया। एल किसका सिंबल होता है? एल्युमिनियम का। जीए गैलियम का। आयन इंडियम एंड टीएल थैलियम। ठीक है। तो इनमें, अच्छा, इनके नेचर के हिसाब से बात करें तो बोरॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। बोरॉन कैसा है? नेचर वाइज नॉन मेटल। ठीक है। आल्दो इसमें कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट एज पर एनसीईआरटी इसे हम लोग नॉन मेटल ही कंसीडर करते हैं। है ना, क्योंकि इसमें जो नॉन मेटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इसे नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा हुआ है। बाकी जितने ये एलिमेंट है ये सभी आपके क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सभी आपके क्या है? मेटल्स है। अच्छा, इनको अगर याद करना है तो आप निमोनिक याद कर सकते हो। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया भी था। क्या निमोनिक था? बैगन आलू गोभी इन थाली। ठीक है। बैगन आलू गोभी इन थाली, ऐसे आप इसको इस सीक्वेंस को याद करके रखिए। है ना, सीक्वेंस में हम लोग को ये एलिमेंट याद होने चाहिए। देन कार्बन फैमिली में देखें तो कार्बन फैमिली में फर्स्ट 2 एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। मींस कार्बन और सिलिकॉन जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है ये दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जर्मेनियम आ जाता है, फिर टिन आ जाता है, और सबसे लास्ट में लेड आ जाता है। ठीक है। तो टोटल ये भी 5 एलिमेंट है। इसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट बेटा नॉन मेटल है, लास्ट के 2 एलिमेंट मेटल है। इनमें मेटालिक करेक्टर डोमिनेंट होता है, और जर्मेनियम को हम लोग मेटलॉयड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। तो कार्बन फैमिली में हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। इसमें नॉन मेटल भी बैठे हुए हैं, मेटल भी प्रेजेंट है, और मेटलॉयड भी है। ठीक है। इसका निमोनिक याद करना है तो ऐसे आपके लिए काशी गए शंकर पार्वती। काशी गए शंकर पार्वती। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लिए। तो ये आप हम लोग को सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे बोरॉन है, तो बोरॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये बन गया इसका। एल्युमिनियम का करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p6। इसके बाद 3s2 3p1। ठीक है, एल्युमिनियम की वैलेंस सेल थर्ड सेल है। या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ P6 तक आप देखिए तो आपका एक नोबेल गैस नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। है ना, नियॉन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6+2+2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप ऐसा करिए, पहले नियॉन को लिख दीजिए। और नियॉन को लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने 2p6 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। और उसके आगे जो वैलेंस सेल है थर्ड सेल, उसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन 3s2 3p1। ऐसे गैलियम का लिखना है तो पहले आर्गन लिख दीजिए, फिर उसके बाद 4 सेल में आ जाएगा 4s2 4p1। ठीक है, ऐसे इंडियम में पहले क्रिप्टन लिख दीजिए और उसके बाद फिफ्थ सेल में आएगा 5s2 5p1। और जीनॉन, थैलियम में लिखना तो पहले जीनॉन को लिखकर और इसकी वैलेंस सेल 6 सेल हो जाएगी तो 6s2 6p1। तो इसमें एक आप गौर कीजिए कि जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर रहा है। और ये हम लोग पढ़े भी थे कि पीरियोडिक टेबल में वैलेंस सेल के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये आपका बोरॉन फैमिली के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग जनरलाइज कर दें तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है इन टर्म ऑफ एन, वो बन जाएगा ns2 np1। है ना, ये n के टर्म में जो लिख रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वैलेंस सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको हम लोग n के टर्म में लिख देंगे ns2 np1। ठीक है, अब अगर कार्बन फैमिली में आ जाए हम लोग तो कार्बन फैमिली में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले आप नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन में फिल कर दीजिए और बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन में, 2 3s में जाएंगे और 2 आपके 3p में चले जाएंगे। फिर आर्गन पहले लिख दीजिए और फिर 4s2 4p2। है ना, इस तरह से आप लिखते चले जाइए 5s2 5p2। ठीक है, ये आपके कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको भी जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो इन टर्म ऑफ n हो जाएगा ये ns2 np2। कार्बन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बन जाएगा आपका ns2 np2। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब इसमें आता है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस का जो ऑर्डर होता है बोरॉन फैमिली में, वो बोलते हैं बेटा रेगुलर नहीं होता है। आल्दो इंक्रीज तो करता है, टॉप टू बॉटम मूव करने पे इंक्रीज तो करता है, बट नॉट रेगुलरली। रेगुलरली नहीं इंक्रीज करता है ना। वैसे अगर हम लोग एलिमेंट्स को देखो तो सबसे ऊपर बोरॉन बैठा है, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थेरियम। तो अगर अकॉर्डिंग टू रूल बोला जाए तो जैसे से टॉप टू बॉटम हम लोग मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में, तो एक वैलेंस सेल, एक एक्स्ट्रा एडिशनल वैलेंस सेल ऐड हो जाती है। ठीक है, और एक एडिशनल वैलेंस सेल ऐड होने की वजह से साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस का वैलेंस सेल से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये होता है कि ये एक बोरॉन फैमिली में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बोरॉन का साइज सबसे कम,
फिर उससे ज्यादा, उससे बड़ा साइज एल्युमिनियम, और उससे ग्रेटर साइज गैलियम, फिर इंडियम, थैलियम। लेकिन यहाँ पे एक जगह जब इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी जाती है तो एक जगह आपको करेक्शन दिखाई देता है ना। वैसे तो गैलियम का साइज एल्युमिनियम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो रेडियस देखी जाती है इनकी, है ना, वो हमें बताती है कि गैलियम का जो साइज होता है वो एल्युमिनियम से कम होता है। यहाँ पे करेक्शन होता है एल्युमिनियम गैलियम में, मतलब उसका जो करेक्ट ऑर्डर है, बोरॉन के बाद सेकेंड नंबर में साइज गैलियम का होता है, फिर एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये ऑर्डर देखने मिलता है। देखो ये नीचे लिखा भी हुआ है, ये ऑर्डर देखने को मिलता है। बोरॉन के बाद सेकेंड नंबर में गैलियम है, देन थर्ड नंबर में एल्युमिनियम, देन एल्युमिनियम, इंडियम एंड सर थैलियम। हाँ बोलो बेटा। सर, लेकिन आपने गैलियम का साइज ज्यादा लिखा है एल्यूमिनियम से। वो देखो, वो डेटा लिखते समय यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है। एक्चुअली जो गैलियम का साइज है वो कम होता है, 135 पिकोमीटर ओके होता है। सर। हाँ ठीक है। एलिमेंट तो मैंने सही लिख दिया, लेकिन वो ऑर्डर अब सही हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे स्मॉलर एटॉमिक रेडियस बोरॉन का, और फिर सेकेंड नंबर में गैलियम का होता है, 135 पिकोमीटर होता है गैलियम का। ये एनसीईआरटी में डेटा आपको मिल भी जाएगा। एल्युमिनियम का 143 पिकोमीटर, और उसके ज्यादा होता है इंडियम का 167, और थैलियम का देखा जाए तो सबसे ही बड़ा साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ऐसा बनता है। अब देखो यहाँ पे जहां पर एक्सेप्शनल ऑर्डर है वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आपको कई सारे मिलेंगे भी, और जहां पे एक्सेप्शन बनता है वहीं पर क्वेश्चन एराइज होता है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत पॉपुलर है ना, जेई 2 बार इसको पूछ चुका है ऑलरेडी, है ना। और उसमें वो 2 बार क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही पूछ चुका है कि एल्युमिनियम गैलियम के ऑर्डर में किसका साइज बड़ा है, किसका छोटा है। तो पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए, फैक्चुअल पॉइंट है कि गैलियम का साइज एल्युमिनियम से कम होता है। और इसके पीछे रीजन क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। रीजन देख लीजिए, रीजन क्या है। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल, द साइज ऑफ गैलियम कॉन्ट्रैक्ट मोर देन एल्युमिनियम। देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हो रही है ना। वो कह रहा है कि जो 3D ऑर्बिटल है, गैलियम गैलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें वैलेंस शेल में 3D ऑर्बिटल आ जाता है ना। देखो ऊपर हम लोगों ने भी किया भी था, है ना। लॉ में कर देता हूँ एक बार, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही वो चीज एक्सप्लेन हो पाएगी। देखिए एक बार आप एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। और एक बार आप गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 4s2 3d10 4p1, इस तरह का आएगा। तो इसमें आप अगर गौर से देखिए तो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल को आगे लिख देते हैं 4s 4p। उससे पहले अगर देखो तो 3d10 फिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि गैलियम की जो वैलेंस शेल है वो फोर्थ शेल है ना। गैलियम की जो वैलेंस शेल है, दिस इज कॉल्ड फोर्थ शेल, इज कॉल्ड वैलेंस शेल, ठीक है। और वैलेंस शेल से जस्ट पहले क्या आ रहा है, वैलेंस शेल से पहले आपका फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ रहा है। और डी ऑर्बिटल का हम लोग जानते हैं कि स्क्रीनिंग बहुत पुअर होता है। ये इसका स्क्रीनिंग ऑर्बिटल में सबसे पुअर स्क्रीनिंग होता है एफ ऑर्बिटल का। फिर सेकेंड नंबर में जो स्क्रीनिंग होता है पुअर, वो डी ऑर्बिटल का होता है, ठीक है। तो 3D ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग क्या है, बहुत पुअर है। और स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से आप समझ रहे हैं, स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो फोर्थ सेल है, ये मैं जैसे मान लीजिए फोर्थ सेल है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है।
और इससे पहले कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 3D ऑर्बिटल आ रहा है। लेकिन जो 3D ऑर्बिटल है वो बहुत अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पा रहा है। जो 3D ऑर्बिटल है उसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज करने के रिस्पेक्ट में आपको मैं समझा रहा हूँ कि 3D ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो बहुत अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाता है, आल्दो उसका स्क्रीनिंग बोलते हैं बहुत पुअर होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वैलेंस शेल पे लगने वाला जो फोर्स है वो रिलेटिवली एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा लगने लगता है। अच्छा, एल्युमिनियम में क्या सिचुएशन है ये भी देख लीजिए। एल्युमिनियम में वैलेंस शेल से पहले आ रहा है आपका p6, और p ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग जो होता है वो d ऑर्बिटल से ज्यादा इफेक्टिव होता है। p ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जितना स्क्रीन p ऑर्बिटल कर रहा होगा उतना अच्छे से d ऑर्बिटल स्क्रीन नहीं कर पा रहा होगा, है ना। और स्क्रीनिंग ना अच्छे होने की वजह से उसकी जो थर्ड सेल है उस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। मतलब इसका गैलियम का साइज मान लीजिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। एक्सपेक्टेड ये है लेकिन हो क्या जाएगा, कम। और इतना कम हो जाता है कि आप डेटा से देख सकते हैं कि वो एल्युमिनियम से भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। उसकी फोर्स सेल इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, जिसकी वजह से एल्युमिनियम गैलियम का साइज एल्युमिनियम से भी कम हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है ना। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है और ये काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, कार्बन फैमिली में देखिए तो कार्बन फैमिली में ऐसा कोई इरेगुलर ऑर्डर नहीं है। कार्बन फैमिली में डाउन टू ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीजेस रेगुलरली। तो जो उसका साइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही साइज देखने को मिलता है। सबसे छोटा साइज कार्बन का एटॉमिक रेडियस, उससे बड़ा होता है सिलिकॉन, उससे और बड़ा साइज होता है जर्मेनियम, और बड़ा टिन, और सबसे बड़ा साइज लेड का होता है। तो कार्बन फैमिली में ये ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है बोरॉन फैमिली में वो भी इरेगुलर ऑर्डर होता है ना। क्योंकि देखो आयनाइजेशन एनर्जी कहीं ना कहीं साइज पे ही डिपेंड करती है ना। ग्रुप के अलोंग वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अभी हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा था, वो इरेगुलर था। और अगर साइज का ऑर्डर इरेगुलर है तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, है ना। और इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें ये मैंने निमोनिक बनाया है, इससे आप याद कर सकते हैं। बम तले गया ऑल इंडोनेशिया, है ना। वैसे तो इस समय कौन सी कंट्री बम तले जा रही है, यूक्रेन। रशिया, यूक्रेन नहीं, नहीं रशिया। रसिया तो बम मार रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ भी याद रखना है, बम तले गया ऑल इंडोनेशिया, ठीक है। तो इससे आपको ऑर्डर तो याद रहेगा और आपसे ऑर्डर ही पूछा भी जाएगा फर्स्ट आइनेस एनर्जी का। सबसे ज्यादा फर्स्ट आइनेस एनर्जी बोरॉन फैमिली में बोरॉन की होती है, लेकिन सेकंड नंबर में बेटा थैलियम की होती है। सेकंड नंबर में थैलियम, गया से गैलियम है, ऑल से एल्युमिनियम है, और इंडोनेशिया से इंडियम है। तो ये आपका ऑर्डर बन जाता है। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो इस तरह का ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन फैमिली में अगर बोले तो कार्बन फैमिली में वैसे तो आयनेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रुप के अलोंग साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डाउन टू ग्रुप साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है ना। साइज इंक्रीज हो रहा था तो आयनेशन डिक्रीज करेगी। इसमें शुरुआत के 3 एलिमेंट में तो कोई समस्या नहीं है,
सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन की ही होती है। कार्बन का साइज सबसे छोटा होता है और उसका वैलेंस शेल सबसे नजदीक होता है न्यूक्लियस के, तो उस पे न्यूक्लियस का लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना डिफिकल्ट होता है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो कार्बन की आयनाइजेशन ही सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड नंबर में सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आल्दो टिन का ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि लेड की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो टिन से ज्यादा देखी जाती है ना। तो लास्ट में यहाँ पे दो एलिमेंट में ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, कोई पूछे कि इसका क्या रीजन है भाई, यहाँ क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, तो लेड जो होता है, लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है ना। लेड में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होने की वजह से लेड की वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ऑर्बिटल के, वो इनर्ट बिहेवियर शो करने लगते हैं टुवर्ड्स बॉन्डिंग। मतलब वो जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाते हैं और उन्हें निकाल पाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। मतलब इसलिए इनकी जो आयनेशन एनर्जी होती है, लेड की आयनेशन एनर्जी, है ना, ये टिन से ज्यादा देखी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है कई बार, तो इसमें आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। वैसे भी इनऑर्गेनिक में जो आंसर दिए जाते हैं वो की वर्ड्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्टिव पेपर है या ऑब्जेक्टिव पेपर है ना। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, वाई फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन 10, एक्सप्लेन वाई फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन 10, तो आपको उसमें टू द पॉइंट ही आंसर देना है। सीधे बोल देना है ड्यू टू लेड, है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लेड इज टाइटली हेल्ड देन 10। ठीक है, तो इनर पेयर इफेक्ट की वजह से लेड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टाइटली हेल्ड है 10 के रिस्पेक्ट में। और जो ज्यादा टाइटली हेल्ड है तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट है ना। हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वी हैव टू रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है ना। बात आई समझ में सभी को। Yes. अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखिए यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ भी ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का ऑर्डर है। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं सबसे ज्यादा होती है अपने ग्रुप में। कितनी होती है, 2 होती है, पाउलिंग स्केल में ये वैल्यूज लिखी गई हैं। तो बोरॉन फैमिली की 2, बोरॉन की 2 होती है। लेकिन बोरॉन से जैसे एल्युमिनियम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक सडन डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। मतलब 2 से सीधे वो कितनी हो रही, 1.5, मतलब 0.5 से वो डिक्रीज हो गई, है ना। और उसके बाद अगर देखें तो वो बहुत स्लाइटली इंक्रीज कर रही है, 0.1 यूनिट से वो इंक्रीज हो रही है। एल्युमिनियम से गैलियम में भी 0.1 से बढ़ रही है, गैलियम से इंडियम में भी 0.1 से इंक्रीज हो रही है, और इंडियम से थैलियम में भी 0.1 से 0.1 से इंक्रीज हो रही है। तो थ्योरी में इसको ऐसे बोल दिया जाता है कि का बोरॉन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ मूव करने पे तो डिक्रीज करती है, ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम से थैलियम तरफ मूव करने पे वो इंक्रीज करती है। और कई बार थ्योरी में इसे अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि पॉइंट 0.1 यूनिट से अगर चेंज हो रही है तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, और इसे हम लोग थ्योरी में कांस्टेंट बोल देते हैं कि बोरॉन एल्युमिनियम के बाद इलेक्ट्रोनिटी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपको कई बार ये वाला ऑर्डर भी हो सकता है ऐसे लिख के दे दिया जाए कि बोरॉन की तो सबसे ज्यादा दिखाई जा रही हो, और एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम इनमें बीच में
अप्रोक्सीमेट इक्वल वाले साइन लगा दिया जा रहा हो, है ना, मतलब इनकी आयनेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिटी लगभग इक्वल मान के चल रहे होंगे। ठीक है ना। इसमें देखो एक ग्राफ भी बना हुआ है। इसमें देखिए ग्राफ में वाई एक्सिस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिया हुआ है, एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर लिया हुआ है। तो बोरॉन से एल्युमिनियम तो इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके बाद वो स्लाइटली इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, बहुत 0.1 से इंक्रीज कर रही है। 0.1 से इंक्रीज करना और अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट बोल देना, वो एक ही बात माना जाता है थ्योरेटिकली। ठीक है। अब कार्बन फैमिली में अगर हम लोग देखें तो कार्बन फैमिली में कार्बन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कार्बन की कितनी होती है, 2.5। लेकिन कार्बन से ऐसे सिलिकॉन जा रहे हैं तो इसमें भी अच्छा खासा चेंज आ रहा है, 2.5 अप्रोक्सीमेटली काउंट है ना, 1.8 1.8, और लास्ट में थोड़ी सी बढ़ रही, वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, 0.1 से ही बढ़ रही है। तो यहाँ भी यही बोला जाता है, मतलब ये ऑर्डर देखा जाए तो सिमिलर है दोनों फैमिली में, है ना। इलेक्ट्रोनिटी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिटी कार्बन की है, और रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनकी क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, मतलब इसमें अगर ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा कि कार्बन की सबसे ज्यादा थी, फिर अचानक से कम हुई, है ना, सिलिकॉन की 1.8 हो गई, कार्बन की 2.5 थी, सिलिकॉन की कितनी हो गई, 1.8। इसके बाद वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही है बेटा। ठीक है ना। यस ये कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ भी प्लॉट करके दे सकता है, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न जो है वो दोनों में सेम होता है, बोरॉन और कार्बन फैमिली में। और ये भी बोला जाता है कि बोरॉन और कार्बन फैमिली के जितने एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। कोई इसको बता सकता है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, बोरॉन कार्बन फैमिली के एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं? है ना, इसको पाउलिंग स्केल के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। बोला जाता है कि ऐसे सभी एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनिटी हाइड्रोजन से कम होती है वो रिलेटिवली हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करते हैं। और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बोरॉन की इलेक्ट्रिसिटी 2 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी पाउलिंग स्केल में आपको पता ही होगी, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बोरॉन की 2.1 होती है पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए सभी की बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी की इलेक्ट्रिसिटी 2.1 से कम है, मतलब हाइड्रोजन से कम है। सो ऑल ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन फैमिली में ये कहना नहीं चाहिए सही है कि सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। तो कार्बन फैमिली में बोलिएगा तो बोल दीजिएगा एक्सेप्ट कार्बन रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, है ना, लेकिन कार्बन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मत बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लास समझ में आ रही Yes, यस है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग पॉइंट होती है। बोरॉन फैमिली में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये ऑर्डर भी इसका इरेगुलर है। बोरॉन फैमिली में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो ट्रेंड आपको मिलेंगे वो इरेगुलर ही मिलेंगे। ठीक है,
जबकि कार्बन फैमिली में मोस्टली 10 रेगुलर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या ऑर्डर है ये भी समझ लेते हैं। तो बोलते हैं कि बोरॉन से गैलियम की तरफ जब मूव करते हैं तो बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। देन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज। जैसे बोरॉन का देखो कितना है, 240 टू 2453, ये केल्विन में है सारे बॉइलिंग पॉइंट। एल्युमिनियम का काफी कम हो गया है, 933। गैलियम का 303। तो यहाँ तक तो देखो डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद फिर गैलियम अप टू गैलियम तक तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन आफ्टर गैलियम देखिए फिर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज भी कर रहा है ना। तो ये वही, ये भी कहना सही नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन फैमिली, ऑप्शन 1 में डाल दिया जाए कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग, ऑप्शन 2 में डाल दिया जाए कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ऑप्शन 3 में डाल दिया जाए फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, और डी में डाल दिया जाए फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू गैलियम, गैलियम तक तो डिक्रीज करता है, देन गैलियम के बाद इंक्रीज भी करता है ना। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट का। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रूम टेम्परेचर पे गैलियम जो होता है वो लिक्विड मेटल की कैटेगरी में आता है। रूम टेम्परेचर पे गैलियम लिक्विड मेटल की कैटेगरी में आता है ना। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए 303 केल्विन है, और अगर इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट भी करेंगे तो ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। और 30 डिग्री सेल्सियस वैसे भी रूम टेम्परेचर आजकल 30 डिग्री सेल्सियस तक कंसीडर कर लिया जाता है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर गैलियम को रखा जाए तो वो लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो गैलियम में जो बेटा मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो काफी वीक मेटालिक बॉन्डिंग बनती है रिलेटिवली अदर एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली। गैलियम में जो मेटालिक बॉन्डिंग बनती है वो वीक मेटालिक बॉन्डिंग बनती है। इस वजह से गैलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। और एक बात ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ये जितनी भी हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट बहुत पूछा जाता है। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट shows लोवेस्ट बॉइलिंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, है ना, एमंगेस्ट बोरॉन फैमिली, एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो किसका है? गैलियम का है ना। तो ये सबसे कम है गैलियम का, और सबसे अगर ज्यादा पूछा जाए तो वो हो जाएगा बोरॉन का, है ना। तो सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो गैलियम का लोवेस्ट है अपनी फैमिली में और बोरॉन का हाईएस्ट। अच्छा, कार्बन फैमिली में जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है बोलते हैं सेम एज ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी। मतलब कार्बन फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट का वही ऑर्डर है जो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर था। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी में देखो पहले कार्बन से तो बेटा जर्मेनियम तक डिक्रीज हुआ था, और बाद में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था ना, लेड की आयनेशन एनर्जी ज्यादा थी टिन से। तो वही सेम ऑर्डर यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का भी है ना। कार्बन से जर्मेनियम तक डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद आपका टिन और लेड में लेड की ज्यादा है टिन से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, बोरॉन फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी कार्बन फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन। देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन,
फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो सभी पी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। पी ब्लॉक की ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली का कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक तरीका भी मैंने बताया था। ग्रुप नंबर में क्या माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो, है ना। तो आपको डायरेक्ट उस एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये केवल पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पी ब्लॉक की तो बात कर रहे हैं। अब बोरॉन फैमिली का ग्रुप नंबर होता है 13 और 13 में 10 माइनस करेंगे तो बेटा 3 आएगा। इसका मतलब 3 जो होगी वो बोरॉन फैमिली की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगी। और लोवेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लोवेस्ट निकालने के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में 8 माइनस कर दीजिए, उससे आपको लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगी। तो बोरॉन फैमिली की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -5 भी हो सकती है ना। आल्दो -5 बहुत रेयर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में बोरॉन फैमिली के एलिमेंट -5 ऑक्सीडेशन नंबर में भी कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। ऐसे कार्बन फैमिली में देखा जाए तो कार्बन फैमिली की हाईएस्ट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये होती है 4 और लोवेस्ट निकालनी है तो 4 -8 कर दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा -4। तो ये आपकी लोवेस्ट हो गई। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि बोरॉन फैमिली में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या होगा। तो बोरॉन फैमिली में सभी एलिमेंट को अगर उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख दिया जाए, जैसे बोरॉन भी +3 में लिख दिया मैंने, एल्युमिनियम भी किसी अपने कंपाउंड में +3 में अगर बैठा हुआ है, गैलियम भी +3 में अगर बैठा हुआ है, इंडियम भी +3 में है और थैलियम भी। ठीक है, सभी +3 में। और अब आपसे पूछा जाए कि इन सभी आयंस की, मतलब इन सभी एलिमेंट की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो बता सकते हैं कौन सा होना चाहिए। बोरॉन। बोरॉन है ना। तो इनकी हायर ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बोरॉन पे ही होती है। मतलब बोरॉन जो है वो +3 में ही अपने कंपाउंड बनाना चाहेगा। ठीक है, उसके लिए जो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है 3। लेकिन ये जो टेंडेंसी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डाउन टू ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है ना। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बोरॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इंडियम सबसे लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऐसा आता है। लेकिन अगर आपको थैलियम इनकी नहीं स्टेबल हुआ ना। सबसे लीस्ट स्टेबल, हाँ थैलियम होगा, यस। और मोस्ट स्टेबल बोरॉन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और अगर +1 में पूछा जाए इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +1 में देखो शुरुआत के 2 एलिमेंट तो बनाते ही नहीं। मतलब बोरॉन एल्युमिनियम तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड ही नहीं बनाते हैं। हाँ नीचे वाला बनाते हैं, जैसे गैलियम +1 में बनाता है, इंडियम भी बनाता है और थैलियम बनाता है। और इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, वो उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में, है ना। मतलब उनकी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, बोलो भाई।
ठीक है, बात आ रही समझ में? यस। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज भी कर रही है। ठीक है, और अच्छा ये पूछा भी जा सकता है कि भाई इनकी प्लस ठीक है, कार्बन फैमिली में भी देखो उनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, मतलब उनके जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन हाईएस्ट से 2 यूनिट लेस वाली जो ऑक्सीडेशन नंबर है मतलब +2 वाली, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये वाला ऑर्डर भी इंटरेस्टिंग है ना। कार्बन फैमिली की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी और ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कार्बन फैमिली, तो ये क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है ना, है ना। अब जैसे ये लेड वाला एग्जांपल तो आप लोगों को याद भी होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेड की जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होती है, मतलब लेड की लोअर ऑक्सीडेशन मतलब +2+, वो लेड की हायर ऑक्सीडेशन नंबर से लेस स्टेबल होती है, सॉरी मोर स्टेबल होती है। लेड के कंपाउंड 2+ में ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 4+, और इसका भी रीजन किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, ये जो इनर्ट पेयर, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो किस ऑर्बिटल की वजह से अराइज होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, है ना। ये किस ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से अराइज होता है, लेड में ये 4f ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से अराइज होता है ना। लेड में ये 4f ऑर्बिटल, लेकिन टिन में इंटरेस्टिंग बात है कि टिन में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होता है। टिन की जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होती है, मतलब +4 वाली जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो टिन की +2 से ज्यादा स्टेबल होती है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि कार्बन फैमिली में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होता है वो अल्टीमेटली लेड में ही डोमिनेंट हो पाता है ना। इसकी वजह से लेड की जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो लेड की हायर से ज्यादा स्टेबल हो जाती है, लेकिन बाकी ऊपर वाले जितने चार के चारों एलिमेंट है, इनकी +4 ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है रिलेटिवली 2+ से। ठीक है, बस लेड की लोअर ऑक्सीडेशन नंबर 2+ ज्यादा स्टेबल हो जाती है टिन से, है ना। लेड की लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होती है लेड की हायर ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्लियर है? यस है ना, तो ये सारे ट्रेंड ही हैं, और अभी आपको लग रहा होगा ये सारे ट्रेंड हम लोग पढ़े जा रहे हैं, तो एक्चुअली एग्जाम में आपसे पूछे यही जाते ही है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये जो ट्रेंड हम लोग पढ़ रहे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई ट्रेंड पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो इनको इसको अच्छे से समझ लीजिए सब लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रेगुलर होता है, ठीक है।
बॉइलिंग पॉइंट अभी तक जितने ऑर्डर हम लोग देख रहे थे बोरॉन फैमिली में वो कैसे थे, इर्रेगुलर थे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, रेगुलर है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है भाई यहाँ पे। और बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस रेगुलरली, डिक्रीजेस रेगुलरली। यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस देखने को नहीं मिलता है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बोरॉन का होना चाहिए, है ना। उसके बाद उससे कम होना चाहिए एल्यूमिनियम का, उससे और कम गैलियम का, देन इंडियम का, देन थैलियम का। तो और देखे, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट लगातार कम होता जा रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में डिक्रीज कर रहा है। और यही सेम ट्रेंड कार्बन फैमिली में भी देखने को मिलता है। ठीक है, कार्बन फैमिली का भी बॉइलिंग पॉइंट डाउन टू ग्रुप मूव करने पे डिक्रीज करता है। मतलब ये प्रॉपर्टी दोनों में एक तरह से सेम है ना। ये वाला जो ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है, वो कार्बन फैमिली में देखो चाहे बोरॉन फैमिली देखो, दोनों में क्या है, सेम है, सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। और डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी जो होती है बोरॉन फैमिली में, वो डाउन टू ग्रुप मूव करने पे क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, डेंसिटी का भी ऑर्डर देखो रेगुलर ही है देखा जाए, लेकिन वो डाउन टू ग्रुप मूव करने पे डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये है। हाँ, कार्बन फैमिली में ये ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कार्बन फैमिली में डेंसिटी का ऑर्डर थोड़ा सा इरेगुलर है। अभी तक देखिए कार्बन फैमिली की ज्यादातर प्रॉपर्टी रेगुलर थी, लेकिन डेंसिटी जो है वो कार्बन फैमिली में इरेगुलर है ना। सबसे ज्यादा डायमंड डायमंड की डेंसिटी लिखी हुई है, कार्बन का डायमंड एलोट्रोप की डेंसिटी अपने ग्रुप में बाकी रिमेनिंग एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा होती है। तो कार्बन डायमंड, फिर उसके बाद लेड है, फिर टिन है, फिर जर्मेनियम है, फिर आपका सिलिकॉन है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो रिवर्स टाइप का ऑर्डर है। कार्बन को छोड़ दो और बाकी एलिमेंट को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो कार्बन के बाद सबसे लास्ट में लेड आता है तो लेड लिख लो, फिर उससे ऊपर टिन आता है वो लिख दो, फिर जर्मेनियम लिख दो, फिर सिलिकॉन लिख दो। तो ये आपका जो ऑर्डर है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट लेकिन सबसे ज्यादा होता है अपने ग्रुप में। ठीक है, बोली भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. ठीक है, नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो No, sir. क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, थ्योरी वाला ही सर है ना, तो थोड़ा सा। हाँ बोलिए बेटा। सर तो कार्बन वाले ग्रुप में डेंसिटी कार्बन के अलावा सर इंक्रीज ही हो रही है, हाँ प्लस हाँ, कार्बन कार्बन से को अगर डिक्रीज हुई छोड़ है। दिया जाए, हाँ कार्बन को छोड़ दिया जाए तो देखा जाए तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके सर। हाँ ना, उसको ऐसे ही याद भी कर लो तो, है ना। अब इसमें ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई बेटा, है ना। डेंसिटी तक हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, कार्बन और बोरॉन फैमिली की। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड होता है बोरॉन इन कार्बन फैमिली में। तो बोरॉन फैमिली में अगर बोरॉन फैमिली के एलिमेंट को जनरल फॉर्म में ई लिख दिया मैंने, ई मतलब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है बोरॉन फैमिली का, और उसका अगर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होके वो करस्पॉन्डिंग अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करने लगेंगे, है ना। और इनके ऑक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होता है E2O3। मतलब इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो +3 में बनते हैं। वैसे भी ऑक्सीजन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो उसको +1 में रोकने वाला नहीं है। वो बोरॉन की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना +3, वहां तक उसको करेगा ऑक्सीडाइज, है। अब जैसे बोरॉन का ऑक्सीडेशन O2 के साथ कराएंगे तो बनेगा B2O3, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन O2 के साथ कराएंगे तो Al2O3,
गैलियम का ऑक्सीडेशन कराएंगे O2 साथ तो Ga2O3, इंडियम के केस में In2O3 और थैलियम के केस में Tl2O3। तो इस तरह से बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है वो अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं व्हेन दे रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं। अब इसमें जो बोरॉन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, बोरॉन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एल्युमिनियम गैलियम जो है ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और लास्ट के जो एलिमेंट है ये इंडियम थैलियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जाएगा कि बोरॉन का ऑक्साइड B2O3 का नेचर पूछेगा आपसे। तो सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है बोरॉन, वैसे भी हम लोगों ने बोला था कि एनसीईआरटी ने इसको नॉन मेटल माना हुआ है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। लेकिन एल्युमिनियम गैलियम के ऑक्साइड बेटा यहाँ ध्यान रखना कि ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। और इंडियम थैलियम दोनों मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड वैसे भी बेसिक होते हैं। तो ये इस तरह का ट्रेंड यहाँ पे बन जाता है। बट अगर कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन फैमिली के एलिमेंट व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन फैमिली के एलिमेंट ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होते हैं तो बेटा ये दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये अपने मोनो ऑक्साइड भी बनाते हैं और अपने डाई ऑक्साइड भी बनाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन O2 से रिएक्ट करके अपना मोनो ऑक्साइड भी बनाता है और अपना डाई ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे, दोनों का आपने बेटा एक ही एक मोल ले लिया, तो आपका फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन पाएगा। ठीक है। हाँ, सिलिकॉन अपना मोनोऑक्साइड नहीं बनाता। सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड जो होता है वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस दुनिया में पाया ही नहीं जाता है। तो सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन सिलिकॉन अपना डाइऑक्साइड तो बनाता ही है। ठीक है, एसएन एसएन भी अपने दो ऑक्साइड बनाता है, SnO SnO2। ठीक है, लेकिन कोई पूछे कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है तो बोल दीजिएगा SnO2। SnO2 क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों है ना, क्योंकि वो वहां पे टिन में इनर्ट पेरिफेट डोमिनेंट नहीं होता है। टिन की जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +2 से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, लेकिन लेड में अगर देखें तो लेड का ऑक्सीडेशन जब O2 से करा रहे हैं तो बेटा मोनो ऑक्साइड PbO भी बन रहा है और डाई ऑक्साइड में PbO2 भी बन रहा है। और कोई आपसे इनकी स्टेबिलिटी की बात करने लगे तो इनमें बेटा जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला होगा, मतलब +2 वाला, वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब लेड ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन लेड डाई ऑक्साइड। रीजन क्या है? रीजन अभी हम लोग डिस्कस किया था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट किस ऑर्बिटल की वजह से राइज होता है ना, वो 4f ऑर्बिटल के पुअर स्क्रीनिंग की वजह से ये राइज होता है। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, एक बात इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कार्बन कार्बन का जो मोनो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल होता है। कार्बन का मोनो ऑक्साइड कैसा होता है? न्यूट्रल। कार्बन का डाई ऑक्साइड, सिलिका का डाई ऑक्साइड, जर्मेनियम का डाई ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। लेकिन जो लास्ट के जो दो एलिमेंट है, ये जो दो मुन्ना भाई हैं, टिन और लेड, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके चारों ऑक्साइड, आइदर मोनो ऑक्साइड हो या डाई ऑक्साइड, दोनों की बात हो रही है, ये चारों के चारों एम्फोटेरिक होते हैं, है ना। लेड के दोनों ऑक्साइड और टिन के दोनों ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। ठीक है, बताओ भाई, समझ में आ रही बात? Yes, sir.
अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो बोलते हैं कि बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अपने नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके नाइट्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है EN। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नाइट्राइड आयन होता है वो N3 माइनस होता है, और ये जितने भी एलिमेंट है उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, अगर नीचे वालों को छोड़ दिया जाए, है ना। तो इनका जब फॉर्मूला बनेगा नाइट्राइड का तो वो बनेगा E3N3, लेकिन 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल EN1 टाइप का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी पूछा जाता है क्या सारे बोरॉन फैमिली के एलिमेंट नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करके नाइट्राइड बनाते हैं? तो ऐसा भी नहीं होता है। सारे एलिमेंट मतलब बोरॉन फैमिली के सभी एलिमेंट नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होते ही नहीं है। डायरेक्ट कंबाइन केवल दो ही होते हैं, बोरॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, जैसे लास्ट के जो है गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये नाइट्रोजन गैस से डायरेक्टली रिएक्ट ही नहीं करते हैं, है ना। नाइट्राइड बनाना तो दूर की बात है। तो नाइट्राइड बोरॉन फैमिली में बेटा दो के ही बन पाते हैं, बोरॉन एल्युमिनियम। बोरॉन की रिएक्शन N2 से कराएं, काफी हाई टेम्परेचर लेना होता है, अप्रोक्सीमेट 1400 के आसपास डिग्री सेल्सियस में, तो बोरॉन नाइट्राइड बन जाता है। ऐसे एल्युमिनियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो भी इसका भी नाइट्राइड तैयार हो जाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो बोरॉन फैमिली में यही दो एलिमेंट है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। कार्बन फैमिली में देखा जाए तो कार्बन फैमिली में जो ग्रेफाइट होता है, कार्बन का ग्रेफाइट वाला इलेक्ट्रोड, वो नाइट्रोजन से कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम। उसमें थोड़ा सा स्टीम की भी जरूरत पड़ती है, केवल नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ग्रेफाइट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम, और एक गैस तैयार होती है, और ये गैस काफी फेमस है, आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। इस गैस को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस दो गैसों का मिक्सचर होता है, जिसमें एक गैस होती कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होती है नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड 65% होती है अप्रोक्सीमेट, और ये 35% होती है अप्रोक्सीमेट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कार्बन फैमिली में कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला इलेक्ट्रोप है, हाँ यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम लोग डायमंड ले लेंगे, कार्बन का डायमंड वाला इलेक्ट्रोप, और उसकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ कराएंगे स्टीम की प्रेजेंस में, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, मतलब प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए प्रोड्यूसर गैस बनाने के लिए कार्बन का हमें ग्रेफाइट वाला इलेक्ट्रोप ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और ये प्रोड्यूसर गैस का यूज क्या होता है? ये प्रोड्यूसर गैस गैसियस फ्यूल के फॉर्म में यूज की जाती है। अब ये देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना है हम लोग को। कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पी ब्लॉक में। जैसे उसने बोला एल्युमिनियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से करा रहे, हीट कर रहे, पहले कोई एक कंपाउंड बन रहा है, और उसके बाद में उसने हाइड्रोलिसिस करा दी बेटा वाटर के साथ, तो उससे बी और सी दो प्रोडक्ट और बन रहे, जिसमें सी जो है वो कोई गैस है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ABC, है ना। तो बताइए क्या होना चाहिए ए का स्ट्रक्चर? ALN। ये होगा ALN। है ना, तो ए आपका LN हो जाएगा। एलएन मतलब वो LN कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एल्युमिनियम नाइट्राइड को ALN बोल रहे हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब बेटा ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये आयनाइज होगा पानी के अंदर, एल्युमिनियम एंड नाइट्राइड आयन। एल्युमिनियम एंड एल्यूमिनियम वाटर, हाइड्रोक्साइड। हाँ बिल्कुल सही। तो एल्युमिनियम एंड वाटर के हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होगा, 3 हाइड्रोक्साइड आयन उसको रिक्वायर्ड होंगे, देन इट मेक्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसको मिल जाएंगे H+ आयन, इसको 3 H+ आयन दे दो नाइट्राइड आयन को, तो ये NH3। गैस कौन सी बनेगी? NH3 गैस बन जाएगी।
इसका मतलब बी आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जो गैस वो कह रहा था वो अमोनिया को बोल रहा था, है ना। तो ये देखो नीचे मैंने रिएक्शन लिख दिया, है ना। ए आपका क्या है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है यहाँ पे। और एक ये रूल भी है ये, अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे अब आप लोग आगे बढ़ोगे तो इसमें कुछ छोटे छोटे रूल्स भी मिलेंगे आपको, और ये रूल्स बहुत काम के हो जाते हैं, है ना। जब आप पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऐसे रूल्स आप देखेंगे, करीब 20 के आसपास कुछ ऐसे रूल होते हैं, और उन रूल्स के आसपास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती रहती है। तो इन रूल्स को भी समझते रहना है। ये रूल कहता है कि अगर कोई मेटल का नाइट्राइड हो और वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो रहा हो, तो वो हमेशा कोई ना कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड बना रहा है, बनाएगा, और जो गैस बनेगी वो 100% एक अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखा कि एल्युमिनियम नाइट्राइड वाटर से हीट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, प्लस गैस कौन बन रही, अमोनिया। और वो कैसे बन रही वो भी हम लोग समझ चुके हैं। ये आयनिक कंपाउंड है, इसको आयनों में तोड़ दो, वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन एल्युमिनियम के साथ कंबाइन हो जाएंगे, वाटर के H+ आयन नाइट्राइड आयन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, 3 लेने पड़ेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, वैलेंसी अगर सेटिस्फाई करनी है एल्युमिनियम की तो 3 ही हमें लेने पड़ेंगे H+ आयन। तो बस बन गई रिएक्शन, है ना, क्लियर हो गया। Yes. इसके बाद एक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट हेलोजन से डायरेक्टली कंबाइन होके अपने ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है एक्सेप्ट इंडियम थैलियम, इंडियम थैलियम अपने ट्राई हैलाइड नहीं बनाते, इंडियम थैलियम अपने मोनो हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे बोरॉन है, बोरॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराएंगे तो बोरॉन तो अपना ट्राइफ्लोराइड बना देगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा BF3, है ना। और बोरॉन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, BCl3। ऐसे ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो BBr3 Bi3, ठीक है। तो बोरॉन के ये चारों हैलाइड बेटा बनते हैं, और इसमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड तो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, रिमेनिंग ऑल हैलाइड ऑफ बोरॉन आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो बोरॉन के फ्लोराइड जो है वो गैस है, और बोरॉन के बचे बाकी जो रिमेनिंग हैलाइड होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल हैलाइड ऑफ बोरॉन आर गुड लुईस एसिड। बोरॉन फैमिली के जितने भी हैलाइड होते हैं वो बहुत अच्छे लुईस एसिड होते हैं, है ना। क्यों लुईस एसिड होते हैं अगर कोई आपसे पूछे तो बोल दिएगा कि इसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है along with 1 वैकेंट p ऑर्बिटल। एक तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, ऊपर से उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी है ना। तो ये इस वजह से लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, कार्बन फैमिली में बोलते हैं कि कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट है वो हैलोजन से ऐड करके अपने डाई हैलाइड भी बना लेते हैं और टेट्रा हैलाइड भी बना लेते हैं, है ना। कार्बन फैमिली के एलिमेंट दोनों तरह के हैलाइड बनाते हैं, डाई हैलाइड भी और टेट्रा हैलाइड भी, ठीक है। डाई हैलाइड का फॉर्मूला होता है EX2 और टेट्रा हैलाइड का फॉर्मूला होता है EX4, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो बोरॉन के हैलाइड है इसमें एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है जिसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बोरॉन के ये सभी हैलाइड जो हैं ये बैक बॉन्डिंग इनमें एग्जिस्ट करती है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबल स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब उनकी स्टेबिलिटी के पीछे बैक बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है। बोरॉन के हैलाइड्स का ऑक्टेट कंप्लीट ना होने के बाद भी ये स्टेबल स्टेट में पाए जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है इन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है।
और अगर इनमें आपसे कभी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ दिया जाए तो बोरॉन का फ्लोराइड जो है वो सबसे लेस एसिडिक नेचर का होता है ना। उससे थोड़ा सा ज्यादा बोरॉन ट्राइक्लोराइड एसिडिक है, उससे थोड़ा ज्यादा बोरॉन ट्राई ब्रोमाइड, और सबसे ज्यादा एसिडिक है बोरॉन ट्राइआयोडाइड। तो इनका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डाउन टू ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है Yes. ना। अब इसमें अगर आपसे कभी रीजन पूछ दिया जाए कि ऐसा क्यों, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो बोरॉन के जो हैलाइड है इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग पे। वो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनका लुईस एसिडिक करेक्टर, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बोरॉन जब फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग बन रहा होगा तो ये सबसे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। क्योंकि बोरॉन का जो खाली वाला ऑर्बिटल है 2p, और फ्लोरीन के ऑर्बिटल जो उसको लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर है वो भी 2p ही वाले ऑर्बिटल है, और 2p ऑर्बिटल का साइज सेम है। तो उनके बीच में ओवरलैपिंग जब हो रही होगी साइड वाइज वाली, तो ये बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही होगी। मतलब 2p ऑर्बिटल ऐसे समझिए, 2p ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, सेम होता है। लेकिन बोरॉन और वो BCl3 में जो बैक बॉन्डिंग होगी वो BF3 के बैक बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी लेस इफेक्टिव होगी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन जो है लोन पे इलेक्ट्रॉन वो उसके 3p ऑर्बिटल में है। अब 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है 2p से, तो यहाँ पे बोरॉन का छुटकू ऑर्बिटल और क्लोरीन का बड़कू ऑर्बिटल के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे समझो ये एक छोटा ऑर्बिटल है, एक बड़ा ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग जो होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। और ये डिफरेंस देखिए बढ़ता ही चला जा रहा है। बोरॉन ट्राई ब्रोमाइड में तो इसका 2p इसके 4p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा ना बैक बॉन्डिंग के समय, तो ये और लेस इफेक्टिव हो जाएगा। और बोरॉन ट्राई आयोडाइड में तो बोलते हैं बैक बॉन्डिंग ना के बराबर होती है। थ्योरेटिकली उसको हम लोग अपसेंट भी कई बार बोल देते हैं कि बोरॉन ट्राई आयोडाइड में बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, इतनी लेस इफेक्टिव हो रही है कि उसको थोड़ी में इग्नोर भी किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना। एज द साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। Yes. Yes, sir. है ना, तो इसमें आप लिख सकते हैं एज द साइज ऑफ ऑर्बिटल of halogen increases, strength of back bonding decreases। तो जैसे जैसे हेलोजन एटम का ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है, बैक बॉन्डिंग वीक होती जा रही है। और बैक बॉन्डिंग वीक हो रही तो एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ रहा है। ठीक है, एक ये रीजनिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये जो लेड का ट्राई आयोडाइड होता है, लेड ट्राई आयोडाइड, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। PbI4 जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो I माइनस जो होता है वो सबसे हैलाइड आयन में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। I माइनस इज ए एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। और दूसरा क्या है कि लेड यहाँ +4 में बैठा है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हम लोग जानते हैं कि लेड की लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब जो लेड 4 में बैठा है वो स्टेबल नहीं है और वो जाना चाहता है 2+ में,
अगर उससे पूछा जाए कि भैया लेट भैया किस में तुम रहना चाहते हो, 2 में कि 4 में, तो वो बोलेगा मैं 2 में रहना चाहूंगा, है ना, क्योंकि 2 में वो ज्यादा स्टेबल है। और 4 से 2 में जाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा, है ना। और इसके रिडक्शन में हेल्प कौन करेगा, आई माइनस, क्योंकि आई माइनस बहुत अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। तो आई, है ना, आई माइनस बोलेगा अच्छा तुम 2 में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 में पहुंचाने है ना, मैं हेल्प करता हूँ। तो आई माइनस उसको 4 से 2 में क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा इजीली। इसलिए लेड का टेट्रा आयोडाइड नेचर में देखा जाता है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है ना, क्योंकि ये जब मान लो कि ये सॉल्यूशन में बोलते हैं जब ये बन भी रहा होगा तो यहाँ पे इंटरनल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा। आई माइनस लेड 4 प्लस आयन को रिड्यूस कर देगा, और बेटा जो खुद रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऐसा भी बोलते हैं कि लेड 4 प्लस आयन आई माइनस को ऑक्सीडाइज भी कर रहा होगा I2 में, है मतलब दोनों दोनों अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में जाना चाह रहे हैं। आई माइनस I2 में जाना चाह रहा है 0 में, और लेड 4 प्लस 2 में जाना चाह रहा है। इस वजह से वो PbI2 तो बना देगा, है ना, लेकिन PbI4 नहीं बनाएगा वो। तो ये वाला भी पॉइंट सर आपको पता होना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, वो कार्बन वाले ग्रुप का मैं वो नहीं लिख पाया। हाँ बस सर, बस बस बस। है ना, तो बोलो समझ में आ गया इतना। Yes, sir. ठीक है, तो अभी आज इतना ही रखते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, और उसके बाद फिर कुछ कंपाउंड भी पढ़ेंगे हम लोग बोरॉन के और कार्बन फैमिली में। तो है ना, अगली क्लास अभी 1-2 क्लास और लगेगी इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, लेकिन अच्छा चैप्टर है, जितना आप पढ़ोगे। देखो इनऑर्गेनिक में ये अच्छी बात है, जितना आप पढ़ेंगे पूछा उतने में से ही जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जितना इसमें थ्योरी है, अगर वो थ्योरी अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें। इनऑर्गेनिक की पूरी थ्योरी तो एनसीईआरटी में होती है ना सर? एनसीईआरटी में, हाँ मेंस। Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है, हाँ, तो हाँ ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके।